दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो न केवल भारत का पहला आधुनिक शहर कहा जाता है, बल्कि ये पढ़े लिखे लोगों की बड़ी आबादी वाला शहर भी माना जाता है। ये शहर तकनीक और विकास के मामले में भी दूसरे कई शहरों से आगे है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पढ़े लिखे शहर में साइबर फ्रॉड सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। जी हाँ, चंडीगढ़ में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और साइबर अपराधियों के शिकार हो रहे बुजुर्गों में ज़्यादातर रिटायर्ड पर्सन हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद की अपनी ज़िंदगी सुकून से बिताने के लिए शांत मिजाज के चंडीगढ़ ट्राई सिटी को चुना था। लेकिन साइबर ठगों के हाथों लुटने के बाद अब ऐसे कई बुजुर्ग ढल चुकी उम्र के इस पड़ाव में मुश्किलों का सामना करने को मजबूर है। साइबर अपराधी सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं से रिटायर हुए लोगों की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को चोरी करने के लिए ऐसे ऐसे नए और अत्याधुनिक तरीके अपना रहे हैं जिनके बारे में इन रिटायर्ड पर्सन्स को बिल्कुल भी इल्म नहीं है। लिहाजा चंडीगढ़ ट्राई सिटी में बुजुर्गों की चिंता करने वाली संस्था सेकंड इनिंग एसोसिएशन ने अब चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के बुजुर्गों को साइबर अपराध और साइबर अपराधियों के चंगुल से बचाने का बीड़ा उठाया है। तो आज चंडीगढ़ की चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे सेकंड इनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.के. गर्ग। उनसे हम जानेंगे कि बुजुर्गों के लिए साइबर फ्रॉड का खतरा किन परिस्थितियों में ज़्यादा होता है। बुजुर्गों और रिटायर्ड पर्सन्स को साइबर ठगी का शिकार बनाए जाने के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं। बुजुर्गों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सेकंड इनिंग एसोसिएशन का कार्यक्रम क्या है और साइबर फ्रॉड की वारदातों पर लगाम लगाने के कारगर तरीके क्या हो सकते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो अब सीधे जुड़ते हैं सेकंड इनिंग एसोसिएशन के प्रमुख आर.के. गर्ग से। गर्ग साहब, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में सीनियर सिटीजन्स को साइबर ठगी के मामले में आपने अवेयर करने का जो एक काम शुरू किया है, वो वास्तव में आज समय की जरूरत है। आप उसको लेकर एक बड़ा प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं। मैं उस प्रोग्राम की डिटेल पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना और समझना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा साइबर ठगी के जो शिकार होते हैं वो सीनियर सिटीजन और उनमें भी पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं। चंडीगढ़ ट्राई सिटी पढ़े लिखे रिटायर्ड लोगों का पसंदीदा स्थान माना जाता है, जहां रिटायरमेंट के बाद वो अपनी सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं। इसीलिए चंडीगढ़ ट्राई सिटी, जिसमें पंचकुला भी शामिल है और मोहाली भी शामिल है, इन तीनों शहरों में ऐसे रिटायर्ड लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। साइबर ठगी के मामले भी उसी संख्या में यहां सामने आ रहे हैं। आप इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा कारण है मैं ये कहूँगा कि परिवारों के और समाज की कमी है, क्योंकि जो लोग डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के अभी तक भी केसेस काफी सारे आते हैं और अब तो ये बहुत कॉमन हो गया है कि हर रोज 2-4 केसेस आते हैं, बहुत सीरियस केसेस होते हैं जिसके अंदर जी, आज भी आया है डिजिटल अरेस्ट आज का भी एक आया मामला, है, आज भी सामने आया है। आज भी आया है, 2 दिन पहले भी आया है और ये जी, लगता है कि हमारे समाज की, पूरे समाज की एक बहुत बड़ी त्रासदी बन गई है ये, क्योंकि यही नहीं पता कि कौन इसका शिकार हो जाएगा। बहुत अजीबो-गरीब टाइप के केसेस, जो पढ़े लिखे रिटायर्ड लोग जिनका जीवन में बहुत सारा एक्सपीरियंस है दफ्तरों का और इन चीजों का, वो लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं। और दूसरी जो अमाउंट है वो अब, पहले छोटी बहुत होती थी, 10-20 हजार पे हो जाती थी, लेकिन अब तो
10 लाखों में होती है, और लाख भी ऐसे नहीं कि 2-4 लाख होती है, 10 भी, 50 लाख, 1 करोड़ तक ठीक बात है। तो आम पोजीशन होती जा रही है। इसका कारण मुझे ये समझ में आता है कि हमारी पारिवारिक जो स्थितियाँ हैं, वो इसके लिए ज़्यादा ज़िम्मेवार हैं। क्योंकि जो रिटायर्ड लोग हैं, वो उनको समाज में मिलने-जुलने का, बातचीत करने का, एक-दूसरे से मिल-जुल के बैठने का, परिवार के लोगों का समय, वो कम मिल रहा है। और इस स्थिति का जो फ्रॉडस्टर हैं, जो धोखा करने वाले जो लोग हैं, फ्रॉड करते हैं जो लोग, वो अच्छी तरह से उस साइकोलॉजी को समझते हैं। ठीक बात जहाँ है। तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और देखा है कि सीनियर सिटीज़न्स जो है, वो फ़ोन पे जब उनसे कोई बात करता है, वो बहुत इच्छुक होते हैं बातचीत करने के, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो फ्रॉडस्टर उनसे बात करता है। बात करते-करते वो एक कॉन्फिडेंस में ले लेता है उसको। कॉन्फिडेंस में लेके कुछ इस तरह की बातचीत करते हैं कि वो उस आदमी को कहीं न कहीं प्रभावित कर जाती है। फिर जो हुँ। आजकल जो काम हुआ है, ये मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि जब हमें ये पता है कि पुलिस, कोर्ट, इनकम टैक्स, मिलिट्री, इस तरह का कोई भी अगर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो कभी भी आपको फ़ोन करके नहीं बुलाता। चाहे पुलिस भी है, वो फ़ोन करके नहीं बुलाएगी आपको। आपको वो मेल करेगी, सम्मन करेगी, आपके पास लेटर भेजेगी अपीयर होने के लिए, लेकिन फ़ोन करके ये कभी नहीं बुलाता है, ये सरकार ने बहुत बार क्लियर किया हुआ है। और हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, आपको फ़ोन करके नहीं बुलाता कभी। तो ये लोग फ्रॉडस्टर के साथ किस तरह से फँस जाते हैं, और समझदार लोग। मुझे लगता है ये गर्ग साहब कि जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, आमतौर पे जो शिकार हो रहे हैं, मैं चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में देख रहा हूँ, सरकारी महकमों में जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी काम करता है, वो चूंकि वो पुलिस और इन सब चीजों के अंदर कभी इन्वॉल्व नहीं होता, और रिटायरमेंट के बाद कोई व्यक्ति अचानक से फर्जी तरीके से पुलिस वाला बन के उनसे बात करता है, तो वो डर जाते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं। उनको कानूनी प्रक्रियाओं का भी उतना ज्ञान नहीं होता, इसीलिए वो डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में शिकार हो जाते हैं। दूसरा यह है कि ये जो रिटायर्ड लोगों की जो एक पीढ़ी है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। मुझे लगता है कि इसलिए और वो ज्यादा इसके शिकार हो जाते हैं। आज की पीढ़ी जब ये कभी रिटायर होगी, तो शायद हो सकता है वो इस उम्र पे तब और ज्यादा इन चीजों को लेकर अवेयर होगी। लेकिन अभी जो रिटायर्ड लोगों की पीढ़ी है, वो इतनी ज्यादा अवेयर इन तकनीक के मामले में नहीं है। शायद इसलिए ये साइबर ठगी के ज्यादा शिकार आसानी से हो रहे हैं। नहीं, देखिए, आपकी ही बात से मुझे 2 चीज़ों का आभास होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि जो ये सीनियर सिटीज़न्स होते हैं, जो रिटायर्ड लोग होते हैं गवर्नमेंट के, ये पुलिस, कोर्ट और इस तरह की चीज़ों से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। देखिए, इसके पीछे एक और कारण है, छुपा हुआ कारण मुझे नज़र आता है। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि ये जो फ्रॉड होते हैं, 50 लाख, 80 लाख, 2 करोड़, 2.5 करोड़, इस तरह के फ्रॉड जब होते हैं, तो इन लोगों के पास इतना पैसा तो है, अब वो डरते क्यों हैं? कहीं न कहीं उनकी जो डर है, आपको वैसे भी बात होती है कि जो सरकारी कर्मचारी होता है, वो चाहे कितना भी बहादुर हो, लेकिन वो डरपोक होता है। डरपोक इन द सेंस कि वो किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम को वो पंगा या कोई गलत जो धारणा जो है अपने बारे में नहीं सहन कर सकता। एक तो ये कारण इसके पीछे आता है। दूसरा जो ये कारण है, ये है कि जो सीनियर सिटीज़न्स होते हैं, रिटायर्ड जो लोग होते हैं, उनको बात करने वाले लोग कम मिलते हैं।
मेरा ये नहीं, व्यक्तिगत अनुभव है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। उनको बात करने में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है कि अरे फोन की घंटी 6 घंटे बाद 7 घंटे बाद फोन की घंटी बजी है, तो उनको लगता है कि जो एक अकेलापन है तो उसको दूर करने की कोशिश में होते हैं और दूसरे लोगों की लच्छेदार बातों में आ जाते हैं। मैं मानता हूं ये भी एक कारण है। लेकिन गर्ग साहब, स्क्रीन वाले फोन पे वो वीडियो चला के देख लेंगे, शॉर्ट्स देख लेंगे, मनोरंजन के अपने दूसरे साधनों को वो ढूंढ लेंगे, लेकिन तकनीकी रूप से किन किन चीजों से ठगी हो सकती है उसको लेकर वो अवेयर नहीं है। आपकी बात को मैं मानता हूँ, ये ठीक है कि तकनीक की कारण है, लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारी जो ये फ्रॉड हो रहे हैं, हमें ये क्लास लोगों की किस क्लास के लोगों के साथ हो रही है, किस उम्र के लोगों के साथ हो रही है, किस टेक्नोलॉजी वाले लोगों के साथ हो रही है, जो वो फ्रॉड हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो आपने अभी बताया, और वो मैं इस हिसाब से एग्री करता हूँ, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है इस मामले में, कि जब भी 5-6 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद घंटी बजती है फोन की, वो बड़ा ईगरली उसको उठाते हैं। जब वो हाँ, बात करते हैं, जो वीडियो कॉल आजकल आती है या बात करते हैं, उन लोगों को ये आभास होता है। देखिए, जो भी फ्रॉडस्टर हैं, ये बहुत होशियार लोग, ये साइकोलॉजी को समझते हैं। ये बात करके बिल्कुल ये समझते हैं कि ये आदमी किस टाइप का आदमी है, इससे क्या बात की जा सकती है। ठीक कोई बात है। औरत से बात कर रहे हैं, स्त्री से बात कर रहे हैं, पुरुष से बात कर रहे हैं, उनको समझ में आती है कि ये आदमी किस टाइप की बात है। और वो पहले जो वक्त होता है, थोड़ा सा 10 या 5 मिनट या 4 मिनट साइबर का जो ठगी वक्त का होता है, साइबर उसमें ठगी का जो साइबर ठगी का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना। साइकोलॉजी को वो समझता है। उस साइकोलॉजी को समझ के, देखिए, हमारे इसमें एक चीज और भी है, इसके लिए जिम्मेवार जो है ना, हमारा सिस्टम भी है। आज मैं एज ए सीनियर सिटीजन, मुझे कई चीजों की कमी है। समाज में बोलने वालों की कमी है, मेरा काम होने की कमी है। मोल मुझे LIC की पॉलिसी के पैसा लेना है, या मुझे मेरा कोई और काम है। कितने सारे काम के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर आपके पास कोई आदमी आए और आपको ये बोले, लो जी, आपकी मैं LIC के पैसे दिलवा देता हूँ, तो आप बड़ी खुशी से उसके साथ विश्वास में आ जाओगे कि ये मेरा क्या करेगा, ये LIC के पैसे दिलवा रहा है मुझे। तो वो जब दिलवा रहा है, तो आपने उसने आपका विश्वास जीत लिया। फिर वो कहेगा, जी, आपके किस अकाउंट में पैसा देना है आपको। फिर उस अकाउंट में ये आया। फिर आजकल दूसरा जो सिस्टम चला है, कोई आदमी आपको 2,000 रुपये भेज देता है आपके अकाउंट में। फिर वो फोन करता है कि सर, वो गलती से मेरे 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए हैं, आप मुझे वो वापस कर दो। अब आप कहते हैं कि ये तो देखो आ गए हैं पैसे, इसी के पैसे हैं, मैं इसको वापस कर देता हूँ। आपको नहीं पता है, तो आप वो वापस कर देते हो। वापस करते हैं तो जो ही उसके पास जाता है, तो आपकी बैंक की डिटेल उसके पास आ जाती है। मैंने जो टेक्नोलॉजिकली या टेक्निकली इस बात को समझने की कोशिश की है, कि हमारे पास दो तरह का इंटरनेट होता है। एक इंटरनेट होता है हमारा डेटा, जो हमारे फोन की प्रोवाइडर से मिलता है। जैसे मान लो किसका भी फोन मेरे पास है, उस कंपनी से मुझे डेटा मिलता है, 15 GB डेटा, 5 GB डेटा मिलता है मुझे यूज करने के लिए। एक होता है मेरे घर पे वाईफाई लगी हुई है, उस वाईफाई का मेरे पास पासवर्ड है, मैं उसको यूज करता हूँ। अब ये दो तरह का होता है। जब हम घर से बाहर जाते हैं, तो हमारा जो वाईफाई का कनेक्शन है वो हमारे से दूर चला जाता है, हम नहीं होता। अब क्या करते हैं कि लोग समझते नहीं है, वो बाहर गए, मान लो आपके घर पे आ गए, या आप मेरे घर पे आ गए, या कहीं और चले गए, पब्लिक प्लेस पे आ गए। जैसे मान लो मैं एक बार एयरपोर्ट पे था, मुझे नहीं पता था इस चीज का। मैंने एयरपोर्ट पे, वहां पे फ्री वाईफाई थी, तो मैंने फ्री वाईफाई पे अपना फोन कनेक्ट कर लिया। हालांकि ठीक बात मुझे है। कोई फ्रॉड नहीं हुआ, मेरे को फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन मैंने कनेक्ट कर लिया। लेकिन डाटा तो आपका गया ना। लेकिन मेरा नहीं, अब बताता हूँ ना क्या हुआ। डाटा तो गया,
और मेरा फ़ोन उस एयरपोर्ट की वाईफ़ाई के लिए हमेशा के लिए जुड़ गया। मैंने देखा वो, जब भी मैं उस एयरपोर्ट पे दोबारा गया, वो अपने तो आप कनेक्ट मेरा हो फ़ोन जाएगा। ऑटोमैटिकली उस वाईफ़ाई से जुड़ गया। अब इस तरह के जो खतरे होते हैं, अब ये कई जगह पे स्टेशन पे वाईफ़ाई फ्री है, कई शहरों में मार्केट्स में वाईफ़ाई फ्री है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लालच में आ जाते हैं। हम सोचते हैं ठीक वाईफ़ाई का बात। यूज़ कर लें, हमारा क्या बिगड़ेगा? जो वाईफ़ाई हम लेते हैं, हमें नहीं पता वो सिक्योर है, अनसिक्योर है, पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या है? वो हम ले लेते हैं। वो लेते ही आपका जो डाटा है, वो रिप्लेस हो जाता ठीक है। बात। आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप किसी के सामने आपके पास में से घुमाऊँ फ़ोन मैं और आपने मेरे फ़ोन का एक्सेस ले लिया। तो ये चीज़ें नहीं समझ में आती। आपने जो पहले बात कही थी टेक्नोलॉजी की बात है, यहाँ ये चीज़ लागू होती है कि उन बुजुर्गों को, उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम किस खतरे के साथ खेल रहे हैं। तकनीकी रूप से वो खुद स्मार्ट नहीं है, फ़ोन स्मार्ट है। देखिए, तो इसी इस बात से ये भी एक बड़ी वजह है कि मैं आपको वो बताता हूँ, जल्दी ठगी के शिकार हो जाते हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, ये भी काम आने वाले दर्शकों को पता होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का डिजिटल अरेस्ट हुआ, बहुत रिसेंट की बात है, शायद चंडीगढ़ की ही बात है, उसका डिजिटल अरेस्ट हो गया। उस डिजिटल अरेस्ट होने के बाद उस व्यक्ति ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कमरे में बंद किया तो उनके परिवार के लोग वहाँ थे घर में। जब उसने अपने आप को कमरे में बंद किया, उसकी वाइफ को कहीं न कहीं एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ गलत है, जो इसने अपने आप को कमरे में बंद किया। कुछ ना कुछ तो गलत है। उसको ये नहीं पता था कि डिजिटल अरेस्ट है या कुछ और कारण है। उस स्त्री ने अपने पति का जो दरवाज़ा उसने बंद किया था, उसने खटखटाना छोड़ा नहीं और इतनी ज़ोर से खटखटाया और सारे परिवार को इकट्ठा कर लिया उसने कि उसको तंग आके, इतना शोर हो रहा था, तंग आके वो दरवाज़ा खोलना पड़ा। खोलना पड़ा। जब दरवाज़ा खोला उसने, तो उसकी हालत खराब थी। खराब हालत थी और फ़ोन ऑन था, फ्रॉडस्टर का जो फ़ोन था, ऑन था। फिर उस स्त्री ने और उसके परिवार के लोगों ने उस फ़ोन पे बातचीत करके उसको धमकाया और उसको डिजिटल अरेस्ट होने से बचाया। ये होता है कि अगर आपका परिवार आपके साथ रह रहा है, तो आप बच सकते हैं। ठीक बात। जितने लोगों का डिजिटल अरेस्ट हुआ है या इस तरह के फ्रॉडस्टर हुए हैं, वो ज़्यादातर अकेले थे, ज़्यादातर परिवार से दूर थे और उन्होंने अपने परिवार वालों के पैसे लेकर, क्योंकि ये बहुत व्यक्तिगत मामला भी बन जाता है, डिजिटल अरेस्ट में उन्होंने अपने परिवार वालों से भी पैसे लेके फ्रॉडस्टर को दे दिए। ये ऐसा प्रैक्टिकल हुआ। तो ये नहीं, दरअसल मेरा जो चंडीगढ़ कहना ट्राई से जी, 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 बोलिए। नहीं, मेरा जो कहना ये है कि फ्रॉडस्टर में पैसे का नुकसान तो होता ही है, लेकिन ये साथ में हमारे समाज की दिक्कत भी है। हम लोगों ने जो मैं सीनियर सिटीज़न के लिए इतने सालों से लड़ रहा हूँ, वो इसलिए लड़ रहा हूँ कि उनको अकेले ना छोड़ें आप। आपको पता है कि आपके पिताजी के पास पैसा बहुत है, आप लालच करते हैं कि वो पैसा मुझे दे दें वो। अगर चलो उस लालच में भी अगर अपने पिताजी की आप देखभाल करते हो, उनके साथ रहते हो, तो वो सामाजिक ढांचा जो मर्ज़ी हो, लेकिन वो इस तरह के फ्रॉड से बचने के अंदर सहायक सिद्ध होता है। यानी कि परिवार के लोग साथ अगर रहें मिलके, किसी भी वजह से रहें, अगर वो रहें तो ये जो फ्रॉडस्टर का जो काम हो रहा है, साइबर क्राइम का जो काम हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे समाज के लिए, हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ पढ़ रहा था कहीं, किसी दूसरे देश के बारे में। वो देश काफ़ी अच्छा देश है, दुनिया का माना माना जाना देश है। उसके यहाँ भी बहुत सारा फ्रॉडस्टर होते थे। तो उन्होंने 2024 में
एक कानून बनाया, पास किया उनकी अपनी पार्लियामेंट ने, कि जो भी फ्रॉड होगा, जिस भी बैंक से पैसा जाएगा, उसी ही बैंक की जिम्मेवारी होगी कि उस पूरा का पूरा पैसा उस आदमी को वापस, ये उन्होंने नियम बना दिया है। वो नियम बनाने के बाद फ्रॉडस्टर के केस में, साइबर क्राइम के केस में बहुत ज्यादा कमी आ गई उसके देश में। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिनके परिवार के बच्चे आमतौर पर विदेशों में हैं, क्योंकि यहाँ एक होड़ सी है विदेश में जाके बसने की। बच्चे उनके एनआरआई बन गए हैं, माता पिता यहां रह रहे हैं पीछे से, वो बच्चे पैसे भेजते हैं। ऐसे परिवार भी साइबर ठगों के निशाने पर रहते हैं। नहीं, इसमें आप एक मुद्दा और जोड़िए। आप या मैं किसी को अगर 2 लाख रुपए का चेक देता हूँ, तो बैंक से मेरे पास फोन आता है कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए का चेक आया है और फला आदमी के नाम पे आपने इश्यू किया है, क्या आप उसको कंफर्म करते हो? अगर मैं उसको कंफर्म करता हूँ तो वो उसको पेमेंट कर देता है। अगर मैं उसको कंफर्म नहीं करता हूँ तो वो पेमेंट नहीं करता। जब एक व्यक्ति कुछ घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट में है या फ्रॉड की ट्रांजैक्शन हो रही है और किसी के खाते में से धड़ाधड़ पैसे निकल रहे हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, यहाँ वो बैंकिंग सिस्टम कहाँ गया जो ये नहीं पूछता है कि सर आपके अकाउंट में से 20 लाख रुपए निकल गए, 25 लाख रुपए निकल गए, फला बैंक ये में जा आपने ही रहे हैं, निकाले हैं या किसी और ने निकाले? ये आपने निकाले हैं, आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो या कोई और कर रहा है? तो वो क्यों चेक नहीं करते इस चीज को? तो ये जो सिस्टम की कमी है, हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। मेरी जो किसी भी आदमी की जो लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होती। अगर मेरा किसी अच्छे बैंक में अकाउंट है तो मेरी 5 लाख की लिमिट होगी। नहीं, अगर अच्छे अकाउंट में बैंक में अकाउंट नहीं है तो मेरी 2 लाख रुपए लिमिट होगी। यानी कि मैं एक दिन में 5 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी हालत में दूसरे आदमी नहीं को निकाल सकते। ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता। ऑनलाइन और किसी भी तरह से मैं बैंक को बोल के 10-5 लाख रुपए का ड्राफ्ट नहीं बना सकता। बोल के मुझे साइन करके देना पड़ेगा वाउचर पे, चेक पे, तभी होना। तो इन केसेस में ये पैसे कैसे निकल गए, इस बात का जवाब बैंकिंग सिस्टम को देना पड़ेगा। और इसका जो अगर ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाए बैंक की और बैंक जिम्मेवारी लेना शुरू कर दे, ये फ्रॉड हो ही नहीं सकते। यानी आप एक बात देखिए, आपने एक देश का उदाहरण दिया कि वहां उसने अपने बैंकिंग सिस्टम को सख्त किया, तो वहां पे साइबर ठगी के मामले रुक गए। हाँ रुके। आप ये बात देखिए, मैंने आपसे ठगी करके पैसा लेना हो मान लो, और मुझे ये लगे कि ये आदमी मेरी बातों में आके मुझे ये पैसे देगा ठीक और ये बात। मुझे ट्रांसफर कर देगा पैसे ये, तो मुझे विश्वास बनेगा, मैं आपको विश्वास को करते करते पैसे लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जिस वक्त, जिस सेकंड आपने उस पैसा देने से मना कर दिया मुझे, आपने फोन काटने की कोशिश की, मना करने की कोशिश की या उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की, मैं तुरंत अपना फोन काट, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं आपके साथ कंटिन्यू करूं। ये प्रोडक्ट की बात जो हम लोगों ने समझी है, इस पे रिसर्च की है, जो दूसरे देशों में रिसर्च हुई है उसको सारा पढ़ा है, तो वो पढ़ने ठीक से बात। ऐसा होता है इस चीज का कि हम लोग अपना सिस्टम को, अगर सरकार चाहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार की बजाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे, तो 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लिमिट फिक्स करे कि इससे ज्यादा पैसा अगर निकलवाना होगा तो आपको बैंक में जाके डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, चेक देना पड़ेगा, वरना आपका पैसा नहीं निकलेगा।
तो कैसे नहीं रुकेगा ठीक। फ्रॉड ये? तो अभी जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर आरबीआई के अधिकारियों को भी आपने बुलाया है। बिल्कुल, तो हमारे देखिए हमारे जैसे प्रोग्राम में इसमें साइबर पुलिस, चंडीगढ़ साइबर पुलिस और आरबीआई के लोग और दूसरे जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी बुलाएँगे हम, ताकि हम इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा ब्रॉड सा तरीके से चीज़ों को समझ सकें कि फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे होते हैं, क्या कारण है उसके पीछे और हम लोग सुझाव भी देंगे। जैसे मैंने अभी जो बात किया है, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। तो हम उन लोगों से पूछेंगे भी और सुझाव भी देंगे कि क्या आरबीआई इस तरह के सोच रख के इस साइबर को जो बीमारी हो गई है, ये नशे से भी ज़्यादा बड़ी बीमारी है, ये हो गई है, इसको ठीक करने के लिए आप क्या काम कर रहे हो? कैसे कर रहे हो इस चीज़ को? वो हम उनसे पूछेंगे। दूसरा, मैं इस प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा-सा। हम भी अपने दर्शकों को इस प्रोग्राम के बारे में अवेयर करना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कब है, कहाँ है और इसके अंदर किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जा सकता है और इस प्रोग्राम में क्या-क्या होगा, कौन-कौन लोग इसके अंदर शामिल होंगे। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है 19 जुलाई को, शनिवार को 4 से 6 बजे के बीच में महात्मा गांधी स्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्टीट्यूशन है सेक्टर 26 चंडीगढ़ में। उसके जी, हॉल में होगा ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में सभी सीनियर सिटीजन्स और जो दूसरे लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हों जानने के लिए, वो सब इनवाइटेड हैं। फ्री एंट्री होगी, कोई फीस नहीं ली जाएगी, सब कुछ फ्री होगा। और दूसरी जो चीज़ है कि वहाँ पे साइबर पुलिस के लोग पूरे, आरबीआई की पूरी टीम, सेबी की पूरी टीम वहाँ पे ये अवेलेबल होगी। ये सब लोग अपने-अपने जो अवेयरनेस का प्रोग्राम वहाँ पे बताएँगे और लोगों को अपने सवाल पूछने का भरपूर मौका मिलेगा। पहली बार हिस्ट्री में शायद ये होगा कि जो जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, हम उन लोगों को भी इस प्रोग्राम में इनवाइट कर रहे हैं, ताकि उन लोगों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वो शेयर कर बाकी लोगों सकते को हैं। भी पता चल सके। यही हमारी कोशिश रहेगी कि जो साइबर पुलिस है, उसके सामने जो विक्टिम है, वो सामने होगा, तो हम ये जान सकेंगे कि हम कितने सक्षम हैं, कहाँ हमारी कमियाँ हैं, क्या होता है। उसके एक्सपीरियंस से जैसे डॉक्टर होते हैं, बीमारी को देख के इलाज करके फिर दूसरे आदमी की बीमारी का भी उसी तरह से इलाज करते हैं ताकि वो भी ठीक हो जाए। यही हमारी कोशिश इस पूरे प्रोग्राम में रहेगी। इसके अंदर सुनने वाले भी सीनियर सिटीजन्स होंगे और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले भी केवल सीनियर सिटीजन्स ही होंगे। नहीं, देखिए, ये जो साइबर क्राइम की जो चीज़ है, हम लोग ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स को अवेयर करना चाहते हैं क्योंकि ट्राई सिटी में सीनियर सिटीजन्स के ऊपर ही इस चीज़ का बहुत सारा सबसे ज्यादा शिकार वही दुष्प्रभाव हो है, रहे हैं। दुष्प्रभाव काम हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहूँगा साथ में कि यंगस्टर जो हैं, वो भी आएँ, क्योंकि हमने जो अभी डिस्कस किया है, अगर यंगस्टर साथ में होंगे, अपने बुजुर्गों के साथ में उनका साथ देने के लिए तैयार होंगे, तो आपकी बात जो टेक्नोलॉजी की बात है, मेरी बात जो समाज की जो बात है, वो दोनों चीज़ों का वहाँ पे भरपूर फ़ायदा उनको मिल सकता है। क्योंकि सीनियर सिटीज़न्स को हमारे उनके जो बच्चे हैं, चाहे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, चाहे उनके अपने बच्चे हैं, तो वो अगर उनके साथ होंगे, तो उनको एक भरोसा रहता है और फिर वो किसी किसी भी चीज़ों के, किसी भी व्यक्ति की विश्वास में, बात में आकर के धोखा नहीं खाएँगे, ये मेरा मानना है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ यंगस्टर भी इस प्रोग्राम में आएँ और इस बात को समझें। तो ये जो क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम जो हो रहा है, ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ी एक नसूर टाइप का हो गया है। आप थोड़ा सोचिए, किसी आदमी के पूरी ज़िंदगी जो उसने कमाया था और कोई 2-4 घंटे उसका डिजिटल अरेस्ट करके सारा पैसा उसका ले जाए,
तो जो हमारे कर्ज में डूबे हुए लोग या जो पैसे की कमी में जो गरीब लोग, जो ठगी लगने वाले लोग अपने जीवन बिगाड़ लेते हैं सारा का सारा, ये उनके लिए सारा का सारा उससे बुरा हो जाएगा ये, कहीं बुरा हो जाएगा ये। तो उस हाँ चीज़ नहीं, को बचाने के लिए हमें जी, जी। उनको अवेयर करना, उनको समझना, उनकी बात को समझना। हम खुद अपने पास भाषण जो मर्ज़ी दे के जाएँ, लेकिन जो उनकी बात है, उसकी बात को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। अ, तो भी हो सकता है कि जो फ्रॉडस्टर जिन लोगों के साथ ये हुआ है, वो खुद आके अगर सामने आके डिस्कस करेंगे, तब ज़्यादा पता लगेगा। चलिए, सेकंड इनिंग्स का जो ये एक जागरूकता का प्रयास है, वो बहुत कारगर साबित हो। आपको बहुत शुभकामनाएँ इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। ए न्यूज़ ऑफिस के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद नीरज चित्कारी जी। आपने ये इतना समय निकाल के इसको प्रोग्राम को बनाया। अब ये प्रोग्राम कहाँ-कहाँ लोग देखेंगे इस चीज़ को और ये बात फैलेगी। मीडिया का जो इसमें बहुत बड़ा एक रोल है जो कि आपने उठाया है और हमारा ये प्रयास अगर कुछ बचाने में कोशिश में सफल हो सकें, तो हम बहुत-बहुत धन्यवादी होंगे सभी के, आपके भी और सबके। तो आप भी अगर बुजुर्ग हैं और ख़ास तौर से अकेले रहते हैं तो साइबर फ्रॉड के खिलाफ इस जागरूकता कार्यक्रम को अटेंड करें ताकि आप कभी भी साइबर अपराधियों के चंगुल में न फंस सकें। यदि आप कभी किसी साइबर फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं तो भी ज़रूर इस अवेयरनेस प्रोग्राम में पहुंचें और अपने साथ हुई घटना की कहानी को साझा करें। हो सकता है कि आपकी कहानी दूसरों को साइबर ठगी से बचाने में बड़ी मदद करे। एक नई चर्चा के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।